हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद सादिक फ्रॉम फैदम एकेडमी। लास्ट टाइम हम लोग 3 सितंबर को मॉर्निंग सेशन में जेईई मेन का जो पेपर हुआ था उसका फिजिक्स सेक्शन डिस्कस कर रहे थे, तो उसी को आगे आज कंटिन्यू करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो यहाँ पर है, दैट इज when a diode is forward biased it has a potential drop of 0.5 volt. The safe limit of current through the diode is 10 milliampere. If a battery of EMF 1.5 volt is used in the circuit, the value of minimum resistance to be connected in series with the diode so that current does not exceed the safe limit. Okay, so हमें यहाँ पर एक डायोड दिया हुआ है और फॉरवर्ड बाइस्ड में उसके अक्रॉस 0.5 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप होता है। ओके, एंड फॉरवर्ड बाइस्ड एक बार जब वो डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाता है देन उसमें उसके अक्रॉस वोल्टेज वेरिएशन ज़्यादा नहीं होता है। ओके, सो इस तरह से इसके अक्रॉस फॉरवर्ड बाइस्ड में 0.5 वोल्ट वोल्टेज है और जो सेफ लिमिट है करंट की दैट इज 10 मिली एम्पियर, उससे ज़्यादा करंट नहीं पास होनी चाहिए। एंड इसके साथ हमें एक सीरीज में रजिस्टर कनेक्ट करना है, से दिस इज आर, और इस पर हमने जो सप्लाई लगा रखी है वो है 1.5 वोल्ट। दिस इज द सप्लाई। सो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम कितनी होनी चाहिए ताकि यहाँ पर जो करंट है वो सेफ लिमिट को एक्सीड ना करे, ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, सो अगर हम 1.5 वोल्ट की सप्लाई लगा रहे हैं एंड अज्यूमिंग कि ये कंप्लीटली फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा 0.5 एंड देन जो रिमेनिंग वोल्टेज है वो इस पर ड्रॉप होगा। दैट मीन्स इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है कितना, 1 वोल्ट। ओके, एंड से मैक्सिमम करंट पास हो रही है यहाँ से 10 मिली एम्पियर। सो मैक्सिमम अगर 10 मिली एम्पियर करंट पास हो रही है सो वी कैन कैलकुलेट कि उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। सो आर विल बी इक्वल टू सिंपली वी अपॉन आई। वी इज 1 वोल्ट डिवाइडेड बाई करंट विच इज 10 मिली एम्पियर, सो 10 इंटू 10 to the power -3 मिली एम्पियर। ओके, सो ये फाइनली आ जाएगा 100 ओम। सो मिनिमम रेजिस्टेंस जो हमें सीरीज में कनेक्ट करना है दैट इज 100 ओम। एंड फ्रॉम ऑप्शंस द ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, a uniform thin rope of length 12 meter and mass 6 kg hangs vertically from a rigid support and a block of mass 2 kg is attached to its free end. A transverse short wave train of wavelength 6 centimeter is produced at the lower end of the rope. What is the wavelength of the wave train in centimeter when it reaches the top of the rope? Okay, so हमें यहाँ पर एक रोप दी हुई है यूनिफॉर्म, उसका मास दिया हुआ है। इस तरह से ये एक रोप है और इसके साथ हमने एक मास अटैच कर रखा है और यहाँ पर हम एक वेव ट्रेन या पल्स इस तरह से कह लें ये हम जनरेट कर रहे हैं लोअर एंड पर। ये हमने 2 kg मास यहाँ सस्पेंड किया हुआ है और जो रोप है उसका अपना मास 6 kg है और उसकी लेंथ 12 मीटर है। ओके, सो यहाँ पर हमने एक पल्स जनरेट किया है, वेव ट्रेन पल्स। सो इसकी जो वेव लेंथ है यहाँ पर दैट इज इक्वल टू 6 मीटर। सो से यहाँ लैम्डा वन इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सो ये पल्स या वेव ट्रेन जब टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुँचेगी तो वहाँ पर वेव लेंथ क्या होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, नाउ इस पर जब वेव ट्रेन प्रोपेगेट करेगी तो एक चीज कांस्टेंट रहेगी दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सोर्स पर डिपेंड करती है। सोर्स जो यहाँ पर जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है जब उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तभी वेव की भी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। सो वेव नीचे से ऊपर तक जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहना है। देन वी नो वेव के लिए रिलेशन होता है v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा एंड न्यू हैज टू बी कांस्टेंट। New has to be constant. That means V upon lambda, yes, V upon lambda इसको constant होना है। Okay, so से यहाँ पर स्पीड जो है वो वेव की V1 है और यहाँ पर स्पीड V2 है और इस तरह से एक स्ट्रिंग जिसमें टेंशन है उसमें जो स्पीड होती है वेव की दैट इज इक्वल टू √T अपॉन म्यू। ओके, ये होता है फॉर्मूला स्पीड का। सो यहाँ पर रोप जो है वो यूनिफॉर्म है तो लीनियर मास डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ वो किसी भी पॉइंट पर सेम आएगा। दैट मीन्स कि हम लिख सकते हैं
कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, ये हो जाएगा. सो अगर इस वाला रिलेशन है यहाँ से हम देखें तो ये हो जाएगा अंडर रूट टी अपॉन लैम्डा, that will be constant. Okay, for two different values we can write del under root t1 upon lambda 1 is equal to under root t2 upon lambda 2, ये हो जाएगा. और lambda 2 अगर हमें कैलकुलेट करना है, so lambda 2 will be equal to lambda 1 and under root t2 upon t1, ये हो जाएगा. so further हमें टेंशंस कैलकुलेट करना है लोअर लोएस्ट पॉइंट पर और अपर मोस्ट पॉइंट पर क्या है. Now this is simple to calculate. लोअर मोस्ट पॉइंट पर जो टेंशन होगा वो जो ब्लॉक है उसको बैलेंस कर रहा है, उसके वेट को सस्टेन कर रहा है. सो यहाँ पर लोअर मोस्ट पॉइंट पर या लोएस्ट पॉइंट पर जो टेंशन होगा दैट विल बी इक्वल टू 2G और 20 न्यूटन. एंड अपर मोस्ट पॉइंट पर जो टेंशन होगा वो इस ब्लॉक को प्लस रोप के वेट को बैलेंस कर रहा है. ओके, सो यहाँ पर जो टेंशन T2 है दैट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ दिस ब्लॉक प्लस वेट ऑफ द रोप, दैट इज 6G प्लस 2G 8G. ओके, सो T2 टेंशन जो हो जाएगा हमारा, लैम्डा 1 की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर. सो अंडर रूट T2 जो होगा वो हो जाएगा 8G डिवाइडेड बाई T1 लोएस्ट पॉइंट पर, दैट इज 2G. ओके, सो जी ये कैंसिल हो गया, 2 4 8 हो जाएगा, 4 बाहर आकर 2 हो गया. सो फाइनल आंसर इज 12 सेंटीमीटर. तो अपर मोस्ट पॉइंट पर जो वेवलेंथ होगी दैट विल बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. सो फ्रॉम ऑप्शंस द आंसर विल बी द सेकेंड ऑप्शन. अगला क्वेश्चन हमारा है, a block of mass 1 kg slides with velocity v is equal to 6 meter per second on a frictionless horizontal surface and collides with a uniform vertical rod and sticks to it as shown in the figure. You can see the rod is pivoted about O and swings as a result of collision, making an angle theta before momentarily coming to rest. If the rod has mass capital M is equal to 2 kg and length is equal to 1 meter, the value of theta is approximately. Okay, so इस तरह का ये एक इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है. ये है ब्लॉक v स्पीड से मूव कर रहा है और ये इससे जाके कोलाइड कर रहा है. ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, वो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकता है. सो कोलिजन के बाद ये ब्लॉक रॉड से स्टिक हो जा रहा है एंड देन फिर दोनों एक साथ आगे मूव कर रहे हैं. सो अब ये जो पूरा सिस्टम है ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है. सो हमें ये कैलकुलेट करना है कि ये जो एंगल होगा इसकी वैल्यू क्या होगी व्हेन द मास और व्हेन द सिस्टम मोमेंटरीली कम्स एट रेस्ट. ओके, सो हम यहाँ पर क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं. कोलिजन से पहले ये मास मूव कर रहा है, कोलिजन के बाद सिस्टम रोटेट कर रहा है. सो वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट O. ओके, सो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट O. ठीक, तो रॉड इनिशियली स्टेशनरी है, उसका एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा. इसका एंगुलर मोमेंटम O के अबाउट कैलकुलेट करें. सो ये हुआ mv और ये हो जाएगा r परपेंडिकुलर विच इज l. सो ये हुआ mvl इज इक्वल टू, फाइनली दोनों एक साथ एक सिस्टम की तरह से, एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह से रोटेट कर रहे हैं. ओके, सो हम क्या लिख सकते हैं, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 प्लस I2 इनटू द कॉमन एंगुलर वेलोसिटी. सो यहाँ से जो कॉमन एंगुलर वेलोसिटी होगी जस्ट आफ्टर द कोलिजन दैट विल बी स्मॉल mvl डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2, ये हो जाएगी. नाउ आफ्टर कोलिजन इस वेलोसिटी से सिस्टम हमारा स्टार्ट कर रहा है, उसके बाद उस पर इस तरह के कोई फोर्सेस नहीं लग रहे जो उसकी मैकेनिकल एनर्जी चेंज करेंगे. सो इसके बाद कोलिजन के जस्ट बाद उसकी मैकेनिकल एनर्जी हम कंजर्व कराएंगे. यहाँ पर इस पोजीशन में मैकेनिकल एनर्जी जस्ट आफ्टर कोलिजन एंड मैकेनिकल एनर्जी जब वो मोमेंटरीली रेस्ट पर आ रहा, उन दोनों पोजीशंस पर मैकेनिकल एनर्जी सेम होगी. सो फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन व्हाट कैन वी अप्लाई, यहाँ पर सिस्टम की जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ पर फाइनली
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। सिस्टम फाइनली रेस्ट पर आ रहा, तो फाइनली उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होनी है। दैट मीन्स इनिशियल जो भी काइनेटिक एनर्जी थी वो फाइनली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम क्या लिखेंगे, हाफ I1 प्लस I2 ओमेगा स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू फाइनली जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। नाउ ये एक पॉइंट मास की तरह से इसको ट्रीट करेंगे, तो ये एक L लेंथ के रॉड के साथ अटैच हो रहा है और रॉड जो है वो थीटा एंगल रोटेट कर रहा है। तो ये एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है कि ये मास कितनी हाइट ऊपर जाएगा, दैट हाइट विल बी इक्वल टू L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगी। ओके एंड रॉड जो है, अब रॉड के लिए हम क्या ले सकते हैं, उसका सेंटर ऑफ मास अगर हम ले तो रॉड के सेंटर पर उसका सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। देन ये वाला मास इस पाइवोट से L/2 डिस्टेंस पर है। तो अगर रॉड की लेंथ L/2 है, देन ये वाला मास और रॉड जो है वो थीटा एंगल रोटेट कर रहा है, तो ये वाला मास कितना ऊपर गया उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं। सो ये सेंटर ऑफ मास इनिशियली यहां पर है एंड फाइनली सेंटर ऑफ मास यहां पर पहुंच रहा है। तो सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट ऊपर गया, दैट विल बी L/2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा। सो इसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी mgl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस रॉड की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी कैपिटल M g एंड L/2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगी। अब यहां पर हम ओमेगा की वैल्यू अगर हम रखें, ओके सो ओमेगा की वैल्यू अगर हम रखें सो ये हो जाएगा हाफ I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा विच इज MVL होल स्क्वायर अपॉन I1 प्लस I2 होल स्क्वायर, ओके इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, GL इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसको हम कॉमन कर सकते हैं। सो GL इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमने कॉमन कर लिया। देन हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा यहां पर स्मॉल m और यहां पर कैपिटल M/2, ओके ये हो जाएगा। अब हम यहां से देख सकते हैं I1 प्लस I2 एक यहां से कैंसिल हो जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बचेगा MVL, या उसका स्क्वायर कर लेते हैं हम, लेट अस सी। सो हाफ टाइम्स एंड देन M स्क्वायर V स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन I1 प्लस I2 इज इक्वल टू GL इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू स्मॉल m प्लस कैपिटल M अपॉन 2, ये हो जाएगा। सो यहाँ से एक L भी हम कैंसिल कर सकते हैं। ओके अब आई थिंक हमें, या एक काम हम करें, इस L को एक ही साथ कैंसिल कर लेंगे। लेट्स कीप इट हियर। हम यहाँ पर I1 I2 की वैल्यू लिख रहे हैं। सो M स्क्वायर V स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन I1 जो है, जो ब्लॉक है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सो पॉइंट मास की तरह से होगा और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ से पास हो रही है, सो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ML स्क्वायर, ओके। और रॉड के लिए, रॉड के एंड से मोमेंट एक्सिस पास हो रही है तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ML स्क्वायर अपॉन 3, सो दिस विल बी ML स्क्वायर अपॉन 3, दिस इज इक्वल टू GL इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू M प्लस कैपिटल M अपॉन 2, ओके। ना यहाँ से L स्क्वायर नीचे से अगर कॉमन कर ले तो वो कैंसिल हो जाएगा। अब आई थिंक हमें यहाँ पर वैल्यूज़ रख लेनी चाहिए। सो हाफ और जो ब्लॉक है उसका मास दे रखा है 1 kg, दिस इज 1, सो सिंपली ये 1 हो जाएगा। और V की वैल्यू दे रखा है 6, सो दैट विल बिकम 36 एंड देन ये L कैंसिल हो गया, सो डिवाइडेड बाय स्मॉल m अगेन 1 प्लस कैपिटल M, और कैपिटल M की वैल्यू दे रखी है 2, सो ये हो जाएगा 2/3, ओके इस तरह से। सो दिस इज
half into 36 upon 1 plus 2 by 3 is equal to, G is 10, L is 1, and then 1 minus cos theta, small m 1 and capital M is 2, so 2 upon 2 is again 1. Okay, so what can we write? This would become 3 plus 2 5. Okay, so what can we write? ये 3 ऊपर चला जाएगा, 36 into 3 upon 2, sorry 5 into 2, that would be 10, और इस 10 को नीचे ले आए तो ये हो गया यहाँ पर और 10, that is equal to 1 minus cos theta into ये जो 2 है इसको भी यहाँ हम ला के लिख सकते हैं. ओके, सो फाइनली अब ये हमारे पास हुआ, ये हो जाएगा 18 into 3 is 54 and 54 upon 100 is 0.54. So 1 minus cos theta is equal to 0.54. Okay, then cos theta will be equal to 1 minus 0.54, that is 0.46. Okay, so cos theta की वैल्यू 0.46 आ रही है. देन हमें यहाँ से जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से बताना है कि एंगल क्या होगा, एंगल की वैल्यूज क्या होंगी. ओके, सो हमें मालूम है कि cos 60 डिग्री 0.5 होता है, और एंगल जब हम और बढ़ाएंगे तो cos की वैल्यू घटती है. ओके, सो ये स्लाइटली लेस देन 0.5 है. दैट मीन्स जो एंगल हमारा होगा दैट विल बी स्लाइटली मोर देन 60 डिग्री होगा. ओके, सो 60 डिग्री पर हाफ, दैट मीन्स इस वैल्यू पर एंगल क्या होगा, 60 से थोड़ा ज़्यादा होगा. और थोड़ा ज़्यादा जो वैल्यूज़ दे रखी हैं 60 से, वो 63 एंड 69 दे रखी हैं, तो थोड़ा ज़्यादा अगर हम लेंगे दैट विल बी 63. ओके, सो द एंगल made by the rod when the system comes at rest momentarily is 63 degrees. So from the options, option number 2 is the correct answer. अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, in a Young's double slit experiment, light of 500 nanometer is used to produce an interference pattern when the distance between the slits is 0.05 millimeter. The angular width in degree of the fringes formed on the distance screen is close to. Okay, so यहाँ पर angular width fringe की क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करना है. So angular width क्या होती है fringe की, उसके लिए हम क्या लिखते हैं, fringe width upon distance between the plane of the slits and the screen. Okay, and then fringe width बीटा की वैल्यू हम लिखते हैं कैपिटल लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, and then divided by कैपिटल D, तो हमारे पास बचेगा लैम्डा अपॉन स्मॉल d. ओके, सो फ्रिंजेस की एंगुलर विड्थ सिंपली लैम्डा अपॉन स्मॉल d है. लैम्डा क्वेश्चन में दे रखा है 500 nanometer, so this is 500 into 10 to the power minus 9, and distance between the slits is 0.05, that means 5 into 10 to the power minus 5 हो जाएगा SI में. So finally this is ये माइनस 5 ऊपर जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, प्लस 5 एंड प्लस 2 प्लस 7 है टोटल पावर, और माइनस 9 करेंगे, सो हमारे पास पावर बचेगी 10 to the पावर माइनस 2. ओके, सो ये आ रही है एंगुलर विड्थ रेडियन में. ओके, अब इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है. वी नो 1 रेडियन अप्रॉक्सीमेटली 57 डिग्री होता है. सो ये क्या है, 1 upon 100 रेडियन है. सो 1 upon 100 विल बी 0.1 upon 100 रेडियन will be 0.57 डिग्री, ये हो जाएगा. सो फ्रॉम द ऑप्शंस द करेक्ट आंसर, द करेक्ट ऑप्शन इज द फोर्थ वन. अगला क्वेश्चन हमारा है, magnitude of magnetic field in SI units at the center of a hexagonal shaped coil of side 10 centimeter and 50 turns and carrying current I ampere in units of mu naught I upon pi. Okay, so mu naught I upon 2 pi k का जो फैक्टर होगा वो हमें बताना है यहाँ पर. ओके, सो ये एक हेक्सागोनल शेप का कॉइल है, इसमें 50 टर्न्स हैं और इसमें एक करंट है I, और इसकी वजह से इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड, वो हमें कैलकुलेट करना है. ओके, सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक साइड की वजह से सेंटर पर फील्ड निकाल कर, या सब में एक ही सेंस में करंट है, उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड देयर आर 50 टर्न्स, सो उसको 50 से भी फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, अब एक साइड की वजह से अगर हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करें तो
ये हमारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, ओके। और ये साइड, यहाँ पे करंट आई है और ये साइड ए है, ये भी साइड ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी। देन हमारा जो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। सो यहाँ पर जो एंगल्स सबटेंड होंगे, ये दोनों ही एंगल्स क्या होंगे, 30 डिग्री एंड 30 डिग्री, होल इज 60 डिग्री। सो ये बाइसेक्टर है उसका, 30 डिग्री एंड 30 डिग्री। ये हो जाएगा पॉइंट इस स्ट्रेट सेगमेंट से, और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है यहाँ बना लेते हैं, ओके। ये जो हाइट होगी इस इक्विलैटरल ट्राइंगल की, वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एंगल होगा हमारा 60 डिग्री, देन हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज d अपॉन a, इसको हम अलग से निकाल सकते हैं। d अपॉन a इज साइन 60 विच इज √3/2। सो d इज इक्वल टू a √3 अपॉन 2, ये हो जाएगा। सो d इज इक्वल टू a √3 अपॉन 2, ये हो गया, ओके। सो इस एक सेगमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेट्स कॉल दैट b डैश, दैट विल बी म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई d एंड साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। सो दोनों ही एंगल सेम है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स साइन थीटा, ओके। सो ये हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई d एंड साइन थीटा, ओके। और d की वैल्यू अगर हम रख लें यहाँ पर, सो दिस इज म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई, d की जगह हम रख सकते हैं a √3 अपॉन 2। सो अपॉन 2 यहाँ से करेंगे, ये इससे कैंसिल हो गया, एंड देन साइन थीटा, ओके। सो फाइनली दिस एक्सप्रेशन इज म्यू नॉट I अपॉन पाई a √3 एंड साइन थीटा। तो एक सेगमेंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इतनी है, अब पूरे हेक्सागोनल की वजह से 6 टाइम्स होगी, और 50 टर्न्स की वजह से उसमें और 50 से मल्टीप्लाई, ओके। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी एट द सेंटर, क्या हो जाएगी, 50 टर्न्स एंड 6 साइड्स हैं, और फिर उसके बाद म्यू नॉट I अपॉन पाई, इसको हम अलग कर लेते हैं, और साइन थीटा यहाँ पर जो है दैट इज 1/2, और a की वैल्यू जो है वो हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0.1, और फिर उसके साथ यहाँ पर क्या है, √3 है, ओके। ये हो जाएंगी वैल्यूज। सो म्यू नॉट I अपॉन पाई, इसको हम अलग करके बाकी सारी कैलकुलेशंस अगर करें तो दिस वुड बिकम, ये है 2 × 0.1। सो ओके, सो एक काम कर लेते हैं, यहाँ से ये 0.1 हटा के इसको 500 कर ले, 500 एंड देन 2 3s are 6, ये हो जाएगा, और √3 से ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पर √3 बच जाएगा, ओके। सो हमारे पास फाइनली बचा 500 √3 एंड देन म्यू नॉट I अपॉन पाई, ये हो जाएगा, ओके। सो अब आंसर भी इसी तरह से है, म्यू नॉट I अपॉन पाई का जो फैक्टर है दैट इज 500 टाइम्स √3, ये हो जाएगा। सो ऑप्शंस अगर हम देखें, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ओके। ये हमारा आंसर है, ये फैक्टर है, ये फैक्टर ही बताना था, ये पूरी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंसीडर अ गैस ऑफ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स आर assumed to be triangular and made of massless rigid rods whose vertices are occupied by atoms. The internal energy of a mole of the gas at temperature capital T is, okay। so इस तरह से ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं, और आपस में जो उनके बीच में बॉन्ड या फोर्स है वो इस तरह से है जैसे एक रिजिड रॉड है, दैट मीन्स कि वो अपनी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन से मूव नहीं कर सकते हैं। सो ये कहने का मतलब कि यहाँ पे वाइब्रेशनल मोड एब्सेंट होगा, ओके। और ये ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। सो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगी वो हो जाएगी 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल हो जाएगी, दैट मीन्स टोटल 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ओके। देन इंटरनल एनर्जी एट एनी टेम्परेचर फॉर अ मोल ऑफ गैस इज F/2 R × T। 1 मोल गैस की इंटरनल एनर्जी इतनी होती है, F की वैल्यू 6 है यहाँ पर। सो जो आंसर होगा दैट विल बी 6/2 3 RT। सो द इंटरनल एनर्जी एट टेम्परेचर T इज 3 RT। सो फ्रॉम द ऑप्शंस द ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
two isolated conducting spheres S1 and S2 of radius 2 by 3r and 1 by 3r have 12 microcoulomb and 3 microcoulomb charges respectively and are at large distance from each other. Okay, they are now connected by a conducting wire. A long time after this is done, the charges on S1 and S2 are respectively. So इस तरह से दो स्फीयर्स का एक सिस्टम दिया हुआ है एंड ये दोनों स्फीयर्स एक दूसरे से बहुत लार्ज डिस्टेंस पर है, तो एक तरह से दोनों आइसोलेटेड होंगे, एक के चार्जेस का इफेक्ट दूसरे पर नहीं कंसीडर किया जाएगा, डिस्टेंसेस लार्ज है। और इनिशियली इस पर 12 माइक्रोकूलम चार्ज है और इस पर -3 माइक्रोकूलम चार्ज है। सो अगर हम टोटल चार्जेस की बात करें, जो सिस्टम है इस पे टोटल चार्ज की बात करें, so total charge is okay, let us say total charge जो है वो क्या है 12 minus 3 that is 9 माइक्रोकूलम टोटल चार्ज है। एंड देन फिर जब हम इन दोनों को एक कंडक्टर से कनेक्ट करेंगे तो चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, चार्जेस विल मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल एंड आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन दोनों स्फीयर्स सेम पोटेंशियल पर आ जाएंगे। ओके, एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद यहाँ पर चार्जेस का कोई लॉस नहीं होगा। सो रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद अगेन टोटल सिस्टम पे जो चार्ज होगा दैट विल बी 9 माइक्रोकूलम। ओके, सो से रीडिस्ट्रीब्यूशन के पास इसके पास Q1 चार्ज है और इसके पास Q2 चार्ज है। सो Q1 एंड Q2 फ्रॉम चार्ज कंजर्वेशन Q1 प्लस Q2 विल बी इक्वल टू 9 माइक्रोकूलम। ओके, से दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। एंड उसके बाद दोनों स्फीयर्स जो होंगे वो सेम पोटेंशियल पर आ जाएंगे। सो पोटेंशियल की वैल्यू अगर हम लिखें सो ये क्या हो जाएगा, k Q1 अपॉन रेडियस विच इज 2 by 3r, सो 2r अपॉन 3 इज इक्वल टू, इसका पोटेंशियल क्या होगा k Q2 अपॉन r by 3, ये हो जाएगा। सो यहाँ से 3k r ये कैंसिल हो गया और Q1 की वैल्यू हम देखें तो ये आ जा रही है 2Q2। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 Q1 की जगह हम 2Q2 रखें प्लस Q2 इज 9, दैट मीन्स 3Q2 इज 9 एंड Q2 इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम। ओके, एंड इफ Q2 इज 3 माइक्रोकूलम देन Q1 इज 6 माइक्रोकूलम। ओके, सो S1 स्फीयर जो है S1 S2 इस तरह से है। S1 पर रीडिस्ट्रीब्यूशन जब होगा उसके बहुत देर बाद S1 पे चार्ज की वैल्यू है 6 एंड S2 पे चार्ज की वैल्यू है 3 माइक्रोकूलम। सो फ्रॉम ऑप्शंस द करेक्ट आंसर विल बी द फर्स्ट वन। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है A bakelite beaker has volume capacity of 500 cubic centimeter at 30 degrees Celsius. When it is partially filled with Vm volume at 30 degrees Celsius of mercury, it is found that the unfilled volume of the beaker remains constant as temperature is varied. और यहाँ पे जो बीकर है बैकेलाइट उसका वॉल्यूम कोफिशिएंट क्या है वो दे रखा है और मरकरी का भी क्यूबिक कोफिशिएंट जो होगा, क्यूबिक कोफिशिएंट एक्सपेंशन जो होता है वो दे रखा है। एंड देन हमें ये बताना है कि वॉल्यूम जो मरकरी का वॉल्यूम है वो कितना है। ओके, सो क्वेश्चन इस तरह से, ये बीकर है एक और उसमें हमने कुछ वॉल्यूम मरकरी का ले रखा है। बीकर का वॉल्यूम 500 सीसी है और हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो अनऑक्यूपाइड वॉल्यूम है ये किसी भी टेम्परेचर पर सेम रहता है, अनऑक्यूपाइड वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है। देन हमें ये बताना है कि जो मरकरी का वॉल्यूम है वो कितना है, इनिशियली कितना है। ओके, सो अगर यहाँ पर ये अनऑक्यूपाइड वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है दैट मीन्स कि बीकर के वॉल्यूम में जितना एक्सपेंशन हो रहा है एग्जैक्टली उतना ही वॉल्यूम एक्सपेंशन मरकरी का भी हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि बैकेलाइट जो बीकर है उसके वॉल्यूम में जितना चेंज आएगा एग्जैक्टली उतना ही चेंज मरकरी के वॉल्यूम में भी आएगा। इन दैट सिचुएशन द अनफिल्ड वॉल्यूम विल रिमेन सेम एट एनी टेम्परेचर। ओके, सो वॉल्यूम एक्सपेंशन का जो केस होता है वहां से हम क्या लिखते हैं, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी, इस तरह से लिख सकते हैं। सो फ्रॉम हियर यू कैन सी डेल्टा वी इज इक्वल टू वी गामा डेल्टा टी हो जाएगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे वी वॉल्यूम ऑफ बीकर
gamma of beaker into delta T is equal to volume of mercury and volume coefficient of mercury and then delta T. Now temperature change is same for both mercury and the beaker. So condition क्या बन रही है, VB gamma B is equal to VM gamma M, और यहाँ से अब हम VM कैलकुलेट कर सकते हैं. So this is 500 cc and beaker का जो वॉल्यूम कोफिशिएंट दे रखा है that is 6 into 10 raised to the power minus 6, एंड मरकरी के लिए जो वॉल्यूम कोफिशिएंट है that is 1.5 into 10 raised to the power minus 4, ये हो जाएगा. ओके, सो 1.5 ये इसमें 4 टाइम्स चला जाएगा एंड -4 को ऊपर अगर हम ले जाएं तो ये +4 हो जाएगा और +2 यहाँ से ले लें तो ऊपर टोटल पावर +6 हो जाएगी और ये -6 है. सो -6 एंड देन +6 वो कैंसिल हो जाएगा. सो हमारे पास बचेगा 5 into 4 दैट इज 20 cc. ओके, सो दिस इज 20 cc. So originally जो मरकरी का वॉल्यूम है that is 20 cubic centimeter. So from options ओके, ये न्यूमेरिकल आंसर क्वेश्चन था तो इसमें जो आंसर होगा न्यूमेरिक में that will be 20. अगला क्वेश्चन हमारा है a cricket ball of mass 0.15 kg is thrown vertically up by a bowling machine so that it rises to a maximum height of 20 meter after leaving the machine. If the part pushing the ball applies a constant force F on the ball and moves horizontally a distance of 0.2 meter while launching the ball, the value of F in Newton is. So F की numerical value क्या आएगी वो हमें बताना है. ओके, सो इस तरह से हम अस्यूम कर सकते हैं कि एक बॉलिंग मशीन है और ये जो मशीन का पार्ट है ये बॉल को पुश कर रहा है और जो मशीन ने फोर्स लगाया है वो F है और बॉल को कितनी डिस्टेंस तक मशीन ने पुश किया है दैट इज 0.2 मीटर. ओके, एंड उसके बाद ये कांटेक्ट रिलीज हो जा रहा है और बॉल जो है वो इस पार्ट से ऊपर वर्टिकली अपवर्ड रिलीज हो रही है. ओके, सो हम ये बीच में मान सकते हैं कि जो भी कोलिजन्स होंगे दे आर इलास्टिक एंड देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी. तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं कि ये मशीन है उसने बॉल पे वर्क किया, वही वर्क यहाँ पर बॉल की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रखा है एंड देन बॉल जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी तो यही काइनेटिक एनर्जी फिर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. ओके, सो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वी कैन से कि यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द मशीन. ओके, सो इस तरह से अगर हम लिखें सो वर्क डन बाय द मशीन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h mgh. बॉल का मास दे रखा है 0.15, g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू दे रखा है 20 मीटर. ओके, सो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.2 उससे हम डिवाइड कर लेंगे. ओके, सो अगर हम ये डेसिमल यहाँ से और यहाँ से हटाएं तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 20. सो ये इससे कैंसिल हो जाएगा. सो हमारे पास बचेगा 15 into 10 दैट वुड बी 150 न्यूटन. सो फोर्स अप्लाइड बाय द मशीन ऑन द बॉल इज 150 न्यूटन. सो जो डिजिट्स होंगे आंसर में दे आर 150. अगला क्वेश्चन हमारा है when a long glass capillary tube of radius 0.015 centimeter is dipped in a liquid, the liquid rises to a height of 15 centimeter within it. If contact angle between the liquid and the glass is close to 0 degree, the surface tension of the liquid in millinewton per meter is. लिक्विड की डेंसिटी दे रखा है एंड गिव आंसर इन क्लोजेस्ट इंटीजर, इस तरह से कैलकुलेट करना है. तो ये भी बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. कैपिलरी राइज हम कैसे लिखते हैं 2t cos थीटा अपॉन रो जी स्मॉल r, इस तरह से लिखते हैं. एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 है तो ये हो जाएगा 1. सरफेस टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करना है सो t विल बी h रो जी r अपॉन 2, ये हो जाएगा. अब यहाँ पे हमें सारी वैल्यूज पुट करनी है. h की वैल्यू दे रखा है 15 सेंटीमीटर सो दैट वुड बी 0.15 मीटर. डेंसिटी दे रखा है 900 kg per meter cube. Yes, 900 kg per meter cube.
जी की वैल्यू हम ले लेंगे यहाँ से 10 और रेडियस की वैल्यू दे रखा है 0.015 सेंटीमीटर। सो उसको अगर हम कन्वर्ट करें सो वी कैन राइट 15 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5 मीटर में हो जाएगा एंड देन होल थिंग डिवाइडेड बाय 2 है। ओके सो इसको अगर हम कैलकुलेट करें सो ओके हम क्या कर सकते हैं, ये 2 0 अगर हम यहाँ पे ले लें तो ये हो जाएगा 15 एंड देन दिस 15 एंड दिस 15, ये हो जाएगा 2 2 5 और ये बचा 9 अपॉन 2 एंड और हमारे पास क्या बचेगा, ओके सो दिस इज 10। सो इसको अगर हम पावर देखें तो ये हो जाएगा -4। ओके नाउ इसकी कैलकुलेशन अगर हम करें सो ये फाइनली आएगा 101.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 ये आएगा। इसको अगर आप कैलकुलेट करें सो दिस इज व्हाट, दिस इज द सरफेस टेंशन न्यूटन पर मीटर। ओके और अगर ये -3 एक साथ ले लें तो ये हो जाएगा मिली न्यूटन पर मीटर। सो जो क्लोजेस्ट इंटीजर जो होगा दैट विल बी 101 मिली न्यूटन पर मीटर। ओके ये हो जाएगा। सो आंसर में जो हमें डिजिट्स लिखने हैं दे आर 101 101। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है A person of 80 kg mass is standing on the rim of a circular platform of mass 200 kg rotating about its axis as 5 revolutions per minute, that is RPM. The person now starts moving towards the center of the platform. What will be the rotational speed in RPM of the platform when the person reaches the center? Okay? तो इस तरह से ये एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है और ये इनिशियली 5 RPM, इसकी जो इनिशियल स्पीड है एंगुलर स्पीड दैट इज 5 RPM है। ओके एंड देन ये जो पर्सन है यहाँ से ये सेंटर की तरफ मूव कर रहा है। तो जब ये सेंटर पर पहुँच जाएगा उस टाइम पर उस प्लेटफॉर्म की एंगुलर स्पीड क्या होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके सो यहाँ पर हम अब जो ये ऑब्जर्वर है, ये जो पर्सन है, ये सिस्टम के अंदर ही मूव कर रहा है, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, कोई टॉर्क नहीं लग रहा है। सो वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इनिशियली जो पर्सन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया से I1 है और जो प्लेटफॉर्म है सर्कुलर प्लेटफॉर्म उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है एंड देन इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू, जब ये पर्सन इस सेंटर पर पहुंच जाएगा तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर आ गया, अब उसकी डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से 0 है। सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी 0। ओके सो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा फाइनली वो सिर्फ प्लेटफॉर्म का होगा। सो I2 इंटू ω2 ये हो जाएगा। सो यहाँ से ω2 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें दैट इज I1 प्लस I2 ω1 अपॉन I2 ये हो जाएगा। I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, पर्सन का है और यहाँ पर रेडियस इस नहीं दे रखी है डिस्क की रेडियस। सो लेट अस सपोज R है तो ये हो जाएगा पर्सन जो है उसका मास 80 है, mr², पॉइंट मास ट्रीट करके लिखेंगे। सो ये हो जाएगा 80r² प्लस जो प्लेटफॉर्म है वो डिस्क की तरह से है। सो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा उसके नेचुरल एक्सिस के अबाउट mr²/2। सो उसका मास है 200r² अपॉन 2 एंड देन अगेन प्लेटफॉर्म का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो नहीं चेंज हो रहा है, दैट इज स्टिल 200r² अपॉन 2 इनटू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी विच इज 5 RPM। सो यू कैन सी r² ये ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये है 100 प्लस 80 दैट इज 180 डिवाइडेड बाय दिस इज अगेन 100 इनटू 5। ओके ये आ गया। सो इसको अगर हम देखें तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 10 एंड 2 9 18। सो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो सिस्टम की आएगी दैट विल बी 9 RPM। सो ये हो जाएगा हमारा न्यूमेरिकल आंसर 9। अगला क्वेश्चन हमारा रे ऑप्टिक्स से है। क्या दिया हुआ है, एन ऑब्जर्वर कैन सी थ्रू ए स्मॉल होल
on the side of a jar of radius 15 centimeter at a point at height of 15 centimeter from the bottom. Okay, so you can see figure में आपको दिख रहा होगा. The hole is at a height of 45 centimeter. When the jar is filled, okay, so let us see यहाँ तक क्या दिया हुआ क्वेश्चन में. एक इस तरह का ये जार है, उसके रेडियस 15 सेंटीमीटर है, सिलेंड्रिकल शेप है, और ये जार में होल है. उस होल की हाइट बेस से 45 सेंटीमीटर है, और इस होल से एक ऑब्जर्वर जब देखता है तो उसको बेस से 15 सेंटीमीटर हाइट तक दिखाई देता है. ओके, सो यहां से जो लाइट रे है वो होल से होकर पास हो रही है, उससे नीचे वाली नहीं पास हो रही है. ओके, अब इसके आगे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में. When the jar is filled with a liquid up to a height of 30 centimeter, the same observer can see the edge at the bottom of the jar. Okay, so if the refractive index of the liquid is n upon 100, so refractive index जो है वो n upon 100 इस फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन में. सो हमें यहाँ से where n is an integer, so the value of n is, so इस n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, इंटीजर है ये. ओके, सो उसके बाद क्या हो रहा है कि बीकर में हम लिक्विड फिल कर रहे हैं अप टू 30 सेंटीमीटर. ओके, सो 30 सेंटीमीटर हाइट तक हम एक लिक्विड फिल कर देंगे. सो उसकी वजह से अब यहाँ पर लाइट एयर से लिक्विड में जाएगी, उसका रिफ्रैक्शन होगा. ओके, यहीं तक लेते हैं, ये हमारा 30 सेंटीमीटर है. ओके, सो ये हाइट जो है लिक्विड हमने 30 सेंटीमीटर हाइट तक फिल किया हुआ है. ओके, सो अब क्या हो रहा है कि ये जो लाइट रे है, अच्छा अब यहाँ पर हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या लगा सकते हैं. अगर इधर का पोर्शन दिख रहा है, लाइट रे यहाँ से यहाँ जा रही है, सो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी हम रे को इधर से इधर भी ले सकते हैं. सो अगर लाइट रे इधर से आ रही है तो रिफ्रैक्ट होकर यहाँ पहुँचेगी, तभी इस ऑब्जर्वर को ये बॉटम दिखाई दे रहा है when the container is filled with a certain liquid. Okay, so in the absence of liquid, रे यहाँ तक पहुँच रही थी, और जब लिक्विड हम भर दे रहे हैं तो रिफ्रैक्शन की वजह से ये जो लाइट रे इंसिडेंट होगी वो बॉटम पर पहुँच रही है इस तरह से. ओके, सो अगर यहाँ से हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करें तो ये पूरी हाइट 30 सेंटीमीटर दे रखी है, ये पूरी हाइट 30 सेंटीमीटर है, और जो होल है उसकी हाइट 45 सेंटीमीटर है. दैट मीन्स कि अच्छा वो नहीं, हम दूसरी तरह से देखेंगे. ये 30 सेंटीमीटर है और यहाँ तक ये कितना है 15 सेंटीमीटर. दैट मीन्स कि ये वाली हाइट क्या हो गई, दिस इज ऑल्सो 15 सेंटीमीटर, और ये है रेडियस, ये भी क्या है 15 सेंटीमीटर. तो इस ट्राइंगल में अगर हम देखें, ये 15 सेंटीमीटर है, ये भी 15 सेंटीमीटर है. सो दिस एंगल इज 45 डिग्री, एंड इसके जस्ट ऑपोजिट जो एंगल होगा दैट इज ऑल्सो 45 डिग्री एंगल. ओके, सो अगर हम ये कहें कि लाइट रे इधर से आ रही है, सो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री हो गया, या फिर अगर लाइट इधर से जा रही है तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 45 डिग्री हो गया. ओके, देन ये जो लाइट रे है ये लिक्विड में नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगी ये हमें कैलकुलेट करना है. ओके, सो जो एंगल यहाँ पर होगा वही एंगल हम यहाँ पे लेंगे उसी को हम यहाँ पर भी दिखा सकते हैं. सो इसको अगर हम से I ले रहे हैं तो लेट्स कॉल दिस एंगल R. सो इस R की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए हम ये जो ट्राइंगल बन रहा है, दिस साइड एंड दिस साइड एंड दिस साइड. ओके, सो इस ट्राइंगल में अगर हम देखें इसको अलग से बनाकर, ये है हमारा एंगल R और ये है 15 सेंटीमीटर, और ये पूरी हाइट जो है दिस वन दैट इज 30 सेंटीमीटर. सो फ्रॉम देयर वी कैन कैलकुलेट द हाइपोटेन्यूज. ओके, सो ये हाइपोटेन्यूज से ये L है. सो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, अंडर रूट 15 स्क्वायर दैट इज 225 प्लस 30 स्क्वायर विच इज 900. ओके, ये हो जाएगा. नाउ 900 इज एक्चुअली 225 का 4 टाइम्स है 900. ओके,
सो इसको हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स 900 and 1 more 4 times 2 to 5 is 900. So 4 times 2 to 5 and 1 2 to 5, that is 5 times 2 to 5, और 2 to 5 को बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 15 एंड अंडर रूट में हमारे पास बचेगा 5. ओके, सो ये जो हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 15 अंडर रूट 5. नाउ इस एंगल का साइन अगर हम कैलकुलेट करें साइन आर तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर 15 upon hypotenuse which is 15 root 5. So sin r की वैल्यू आ रही है 1 upon root 5. ओके, अब हम यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें मालूम है, ये एंगल हमने कैलकुलेट कर लिया, उसका साइन हमने कैलकुलेट कर लिया. नाउ वी कैन अप्लाई स्नेल्स लॉ. सो फ्रॉम स्नेल्स लॉ लाइट अगर हम यहाँ से मान रहे हैं कि एयर से आ रही है तो 1 into sin 45 विल बी इक्वल टू, इस मीडियम में लाइट जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन आर विच इज, ओके सो लेट्स राइट साइन आर. सो साइन 45 is 1 upon root 2 is equal to mu times sin r is 1 upon root 5. एंड देन यहाँ से अगर हम म्यू की वैल्यू लिखें तो ये हो जाएगा 5/2 दैट इज अंडर रूट 2.5 एंड अंडर रूट 2.5 उसको हम कैलकुलेट करें सो इसकी वैल्यू आएगी 1.58. ओके, और क्वेश्चन में ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको लिखा हुआ है n अपॉन 100. सो इस म्यू को अगर अपॉन 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 158 अपॉन 100. ओके, सो क्वेश्चन में जो म्यू n अपॉन 100 लिखा हुआ है, n की वैल्यू जो n की इंटीजर वैल्यू है दैट इज 158 ये हो जाएगी. ओके, सो म्यू इज इक्वल टू 158 अपॉन 100. आई थिंक हमने कुछ और कह दिया. सो जो n है दैट इज 158 इंटीजर वैल्यू है ये हो जाएगी. ओके, सो दिस वाज जेईई मेन पेपर 3rd सितंबर को जो मॉर्निंग सेशन में पेपर हुआ था उसका ये डिस्कशन था आपके साथ. एंड इसके ऑब्जर्वेशन की बात करें तो इसमें कुछ क्वेश्चंस जो थे वो अच्छे थे, उनका स्टैंडर्ड अच्छा था, हाई कह सकते हैं. लेकिन कुछ और क्वेश्चंस जो थे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड एनसीईआरटी लेवल के ही क्वेश्चंस थे. तो दिस वाज अ बैलेंस्ड पेपर. इसमें अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, 5-6 स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो थे, ट्रिकी भी थे उनके सॉल्यूशंस, उसका और इजी कैटेगरी के जो क्वेश्चंस हैं उनका एक मिक्सअप था. सो ओवरऑल अगर हम इसको कहें सो ये मॉडरेट टू स्लाइटली डिफ़िकल्ट कैटेगरी में रखा जाएगा. स्टिल हम 17-18 क्वेश्चंस तो इसमें हम बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल ऑन एन एवरेज हम 17-18 क्वेश्चंस कर सकते थे. ओके, सो दिस वाज इट. एंड नेक्स्ट टाइम अब आपके साथ 3rd सितंबर को जो इवनिंग सेशन में पेपर हुआ था वो डिस्कस किया जाएगा. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी.